रश्वत देता उससे पहले ही युवान ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारा पति जब तुम बुलाओगी घर आ जाएगा, चाहे वो रात का घोर अंधेरा ही क्यों ना हो। ये सुनकर रश्वत ने उसे घूर कर देखा। फिर युवान ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने बीते सालों में एक्सपीरियंस किया है। अश्वत ने टिया को देखा और कहा, मैं मिलने आऊंगा। तुम वहां पर अपनी मनमानी नहीं करोगी। ये सुनकर टिया ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाऊंगी। अपनी सारी दवाइयाँ टाइम टू टाइम लूंगी। इतना ही है ना। जिस पर अश्वत ने कहा, टाइम से सोना भी है। टिया ने कहा, वो तो मुझे मेडिसिन लेते ही नींद आ जाती है। अश्वत ने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया, फिर उसके गाल को प्यार से थपथपाया। तभी अविन ने कहा, फूफा जी, प्याली बुआ का मैं ख्याल रखूंगा। अब मैं बिग बॉय बन गया हूँ। ये सुनकर अश्वत मुस्कुराया। उसने उसके गाल को पिंच करते हुए कहा, गुड बॉय। ये कहकर वो दरवाजे से दूर हो गया। युवान ने कहा, अब हम जाए ना, या फिर एक दो नसीहतें बची हैं वो भी दे दो। अश्वत ने कहा, सेफली ड्राइव करके जाना। जिस पर युवान ने कहा, नहीं, हम लोग कार को हवा में उड़ाते हुए ले जाएंगे। हमें आनंद मेंजन जाना है, यमलोक नहीं। ड्राइवर, कार स्टार्ट करो। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। फिर वो वहां से निकल गए। टिया विंडो से सिर बाहर निकालकर हाथ हिलाते हुए उसे बाय कर रही थी। उसके देखा देखी अविन भी दूसरी तरफ से विंडो से सिर निकालकर अश्वत को बाय कर रहा था। अश्वत उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। अश्वत वहां तब तक खड़ा होकर उन्हें देखता रहा जब तक उनकी गाड़ी आर्यन पैलेस के गेट से बाहर नहीं निकल गई। गेट बंद हो गया। उनकी कार उसकी आंखों से ओझल हो गई। अश्वत ने अपना सिर हिलाया। वो आर्यन पैलेस के अंदर जाने के लिए पलट गया। उसके पॉकेट में रखा फोन रिंग करने लगा। उसने अपना फोन निकाला और अंदर जाते हुए कॉल रिसीव किया। ओहस का कॉल था। उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा, एनी प्रॉब्लम? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? दूसरी तरफ से ओहस की आवाज आई, बॉस ये बात नहीं है, मुझे आपसे पूछना था, आपने व्योम को कहीं भेजा है? अश्वत ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? इज एवरीथिंग फाइन? जिस पर ओहस ने कहा, हाँ सब ठीक है, पर अभी मेरे पास कुशाल का कॉल आया था। वो उसके बारे में पूछ रहा था। वो यहाँ से जाने के बाद गोवा पहुंचा ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। उसने असली बात उसे बताई। ये सुनकर अश्वत की आंखें छोटी हो गईं। उसने पूछा, वो तो डिनर के बाद ही गोवा के लिए फ्लाइट लेकर निकल गया था ना? जिस पर ओहस ने कहा, यस बॉस, उसने यही कहा था कि वो सीधे गोवा की फ्लाइट लेकर गोवा चला जाएगा, पर वो गोवा पहुंचा ही नहीं है। अश्वत ने कहा, उसे कॉल करके देखा है? जिस पर ओहस ने कहा, सब उसे कॉल कर रहे हैं, उसका फोन स्विच ऑफ है। ये सुनकर अश्वत की आंखें सिकुड़ गईं। अब ये क्या नया झमेला था? व्योम, व्योम कोई छोटा बच्चा नहीं है। उसने कहा, ओके, मैं देखता हूँ, डोंट पैनिक। ओहस ने कहा, थैंक यू बॉस। फिर अश्वत ने कहा, उसकी टेंशन मत लो, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो गार्डियंस में से एक है। ये सुनकर ओहस ने कहा, मुझे पता है, पर पता नहीं उसके लिए दिल घबरा रहा है। वो पहले से ज्यादा अजीब बिहेव करने लगा है। जो इंसान कभी किसी को कोई उपदेश नहीं देता, वो ये भी करने लगा है। शायद ये सब अमाया एंटनी की वजह से हो रहा है। वो उसे दिल ही दिल में चाहता है। तभी अश्वत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल करता हूँ। अश्वत जानता था कि हर गार्डियंस के पास लोकेशन ट्रैकर है। उसकी मदद से उनकी लोकेशन ट्रैक करना आसान था। किसी भी गार्डियंस की लोकेशन का पता लगाया जा सकता था। सबका लोकेशन हमेशा ऑन रहता था और उसका एक्सेस विक्टर के पास था। वही इसे ऑफ कर सकता था। गार्डियन सिर्फ ऑन कर सकते थे। कभी उनकी लोकेशन ट्रैक करने की नौबत नहीं आई थी, लेकिन अब व्योम को इसी की हेल्प से खोजा जा सकता था। उसने तुरंत विक्टर को कॉल किया। विक्टर अपने घर में आराम के साथ बेड पर सोया हुआ था। उसका फोन उसके पास बेड पर ही था। फोन की रिंगटोन की वजह से उसकी नींद में खलल पड़ गई। उसने अपनी आंखें ओपन की। वो पेट के बल लेटा हुआ था। वो पलटकर पीठ के बल लेट गया। उसने खुद से कहा, कुछ दिन के लिए मैं इस दुनिया से गायब क्यों नहीं हो जाता? मैं क्या, ये दुनिया भी साथ में गायब हो जाए।
जब देखो तब मेरा बदतमीज फोन बजता ही रहता है। उसने हाथ बढ़ाकर अपना फोन लिया और बिना फोन स्क्रीन को देखे कॉल रिसीव किया। अश्वथ के कहने से पहले वो खुद बोल पड़ा। आपने जिस व्यक्ति से संपर्क किया है वो इस समय अपनी निद्रा पूरी करने में व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात संपर्क करें। दूसरी तरफ से अश्वथ की शांत मगर गहरी आवाज सुनाई दी। इट्स अर्जेंट। ये सुनकर विक्टर झटके से उठकर बैठ गया। उसकी बची कुची नींद भी हवा हो गई। उसने कहा, बॉस, हेलो। वो अजीब तरह से हंसते हुए बोला, मैं प्रैंक कर रहा था, आपको बुरा तो नहीं लगा? ये सुनकर अश्वथ ने कहा, सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, पर ये काम तुम ही कर सकते हो, इसलिए कॉल किया है। विक्टर ने कहा, बताइए ना, इसमें आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? काम के ही पैसे मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या बॉस? सब ठीक है ना? आप काफी सीरियस साउंड कर रहे हैं। ओजन सिद्धांत ने कुछ किया है? अश्वथ सोफे पर बैठ गया और बोला, उसने कुछ नहीं किया है। विक्टर ने पूछा, अपूर्व थापर ने कुछ किया है? जिस पर अश्वथ ने कहा, नहीं। फिर विक्टर ने कहा, बॉस आपको पता है, अनुराज थापर की हॉस्पिटल में मौत हो गई। ये सुनकर अश्वथ ने पूछा, क्या कह रहे हो? ऐसी न्यूज अभी तक नहीं आई है। विक्टर ने कहा, इस बात को पब्लिक नहीं किया गया है, बट ये सच है। अपूर्व थापर उनसे मिलने के लिए गया था, उसके बाद उनकी मौत हुई। हो सकता है अपूर्व ने नफरत और बदले की आग में उनका काम तमाम कर दिया हो। पुण्य के एक भी काम नहीं किए थे। जो भी हुआ अच्छा हुआ। ये उनके कर्म थे जिसका फल उन्हें मिला। आप बताओ, आपने कॉल क्यों किया है? अश्वथ उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया था। उसके दिमाग में अपूर्व का अनुराज थापर से मिलने जाना, फिर उसकी मौत हो जाना खटक रहा था। ये कोई संयोग मात्र नहीं हो सकता था। उसे अब अपूर्व पर कड़ी नजर रखनी होगी, नहीं तो वो ओजन को हर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अश्वथ का जवाब न पाकर विक्टर ने कहा, बॉस, आप इसी दुनिया में हो या फिर ख्यालों की दुनिया में विचरण कर रहे हैं? ये सुनकर अश्वथ ने कहा, व्योम की करंट लोकेशन चेक करो, वो गोवा पहुंचा ही नहीं है। ये सुनकर विक्टर ने चौंकते हुए पूछा, हैं? क्या बोल रहे हो? इतना बड़ा पहाड़ जैसा आदमी गोवा पहुंचा ही नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये दो ही सिचुएशन में हो सकता है। वो गोवा गया ही नहीं है, या फिर गोवा की फ्लाइट बताकर किसी दूसरी जगह की फ्लाइट पकड़कर उड़ गया है। अश्वथ ने कहा, अब वो जहाँ के लिए भी उड़ा है उसे ट्रैक करो। सब उसके लिए परेशान हो रहे हैं। ये सुनकर विक्टर ने कहा, ओके बॉस, मुझे 2 घंटे दीजिए, बिकॉज मेरा लैपी कहाँ है मुझे सर्च करना पड़ेगा। अश्वथ ने कहा, कोई बात नहीं। विक्टर ने कॉल कट किया। उसने फोन बेड पर रखा और उतरकर सीधे अपने कबर्ड की तरफ लपका। आजकल उसने अपने लैपी से दूरी बना ली थी। उसे होश ही नहीं था कि उसने कहाँ रखा था। कबर्ड खंगालने के बाद भी उसे उसका लैपटॉप नहीं मिला। वो अपना सिर खुजाते हुए सोचने लगा कि उसने लास्ट टाइम अपना लैपटॉप कहाँ रखा था। वो सोचते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो हॉल में आया। उसकी नजर सोफे के पीछे बैठे अतीक्ष पर पड़ी। उसने अपनी नजरें उस पर से हटाई। वो जरूर अकेले रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेल रहा था। वो आगे बढ़ा ही था कि उसके कानों में कीबोर्ड के बटन प्रेस होने की आवाज सुनाई दी। उसके कान खड़े हो गए। वो जल्दी से सोफे के पीछे गया। वहां पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका लैपटॉप उसके बेटे के हाथों में था। अतीक्ष आंखें बड़ी करके उसे ही देख रहा था। विक्टर सदमे में था। वो उससे पूछना चाहता था, तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो? तुमने लैपटॉप का इतना हाईली सिक्योर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अनलॉक कैसे किया? तुम्हारे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। अतीक्ष ने उसके कुछ कहने से पहले ही कहा, मैं कार्टून देख रहा हूँ। विक्टर ने झुककर अपना लैपटॉप उठाया। उसने देखा तो कार्टून का तो पता नहीं, उसे भेड़ और उस भेड़ के बच्चे दिखाई दे रहे थे। बाकी उसे सब कार्टून ही लग रहा था। उसने अतीक्ष को देखा और पूछा, तुमने लैपटॉप ऑन किया है? अतीक्ष ने जवाब दिया, नहीं, मम्मा ने किया है। ये सुनकर विक्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली और राहत की सांस ली। पता नहीं वो क्या क्या सोच रहा था। उसका इतना छोटा सा बच्चा खुद कैसे लैपटॉप ऑन कर सकता है? उसे तो उसकी एबीसीडी भी नहीं आती थी। फिर उसे याद आया कि उसने कीबोर्ड टाइप करने की आवाज सुनी थी। वो उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुमने कीबोर्ड को टच किया है?
अतीक्ष ने ईमानदारी के साथ हाँ में सिर हिला दिया। विक्टर अपने 2 फुट के बच्चे को शॉक्ड होकर देखने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत सोच रहा है। तभी अतीक्ष ने कहा, मम्मा ने बताया था कि उसको दबाने से वीडियो आगे हो जाते हैं। ये सुनकर विक्टर ने दोबारा से राहत की सांस ली। वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। वो अपने बेटे को अपना ये टैलेंट सिखाना चाहता है, पर अभी नहीं। अभी वो बहुत छोटा है और उसे इन सब की समझ नहीं है। विक्टर ने कहा, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं इसीलिए ले जा रहा हूँ। तुम अपने टॉयज के साथ खेलो। अतीक्ष ने हामी सर हिला दिया। हालांकि वो अपना कार्टून पूरा देखना चाहता था। उसके मन की बात विक्टर समझ गया। उसने कहा, ठीक है, बाद में हम दोनों तुम्हारे भेड़ के बच्चों को देखेंगे। अतीक्ष पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगा। फिर विक्टर ने कहा, हम दोनों तुम्हारे कार्टून को देखेंगे, ठीक है? ये सुनकर अतीक्ष खुश हो गया। विक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी मम्मा से कहो मेरे लिए कॉफी बना दें। अतीक्ष ने कहा, ओके पापा। वो जल्दी से खड़ा हो गया। वो गार्डन की तरफ भाग गया, जहाँ तारा प्लांटिंग कर रही थी। विक्टर अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में चला गया। वो अपने काम में लग गया। वहीं उधर आर्यन पैलेस में आदित्य ने पूछा, ये व्योम अचानक से मिस्टर इंडिया कैसे हो गया? उसने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है? जिस पर अश्वथ ने कहा, अगर इसका जवाब मुझे पता होता तो मैं विक्टर से उसका पता लगाने के लिए नहीं कहता। तभी अनंत ने कहा, कहीं वो थाईलैंड तो नहीं गया है? उसने अपनी मन की शंका जताई। आदित्य ने झट से कहा, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक लड़की के लिए ये सब नहीं कर सकता। अगर उसे ये सब कुछ करना ही होता तो वो कब का थाईलैंड जा चुका होता। वो उन लोगों में से है जो ये मानते हैं कि 36 आएंगे और 36 जाएंगे। वो थाईलैंड नहीं गया होगा। जरूरी नहीं है कि अमाया एंटनी अभी भी बैंकॉक में ही हो। वो काफी शातिर लड़की है। बेचारे व्योम को क्या से क्या बना दिया है। ऐसी हालत तो हम में से किसी